Hey y'all, this is Palak Nanak studying MBBS and welcome to my YouTube channel. ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने मेजॉरिटी मतलब लास्ट लेक्चर तक हमने मेजॉरिटी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट कर दिया था। कहाँ तक? न्यूक्लिक एसिड तक। इस वीडियो में हम फाइनल जो लास्ट टॉपिक है एंजाइम्स, उसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो एंजाइम्स ऐसे तो बहुत अच्छा इजी टॉपिक है, एडिशनली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो ध्यान से सुनना, नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना शुरू करो। ओके, तो एंजाइम्स, सबसे पहले तो एंजाइम की डेफिनेशन। एंजाइम है क्या? ओके, तो एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, जिसको मैं आगे थोड़ा अभी एक्सपांड करूंगी, बट अभी के लिए प्रोटीनेशियस इन नेचर, ठीक है। Enzymes are proteinaceous in nature, which will catalyze biochemical reaction in a living cell and are therefore known as biocatalyst or organic catalyst. यानी कि एंजाइम्स एक प्रोटीन इन नेचर में, इट्स अ प्रोटीन। एंजाइम्स आर अ प्रोटीन। वो क्या काम करते हैं? कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। कैटेलाइज करना यानी केमिस्ट्री में जैसे हम पढ़ते हैं, कैटेलाइज करना यानी एक सबस्ट्रेट से एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो वो मान लो एक 50 सबस्ट्रेट है, उससे 50 प्रोडक्ट बनने में मान लो 1 घंटा लगता है। तो हम उसमें कोई एक कैटेलिस्ट डालते हैं, जिसकी मदद से वो जो 1 घंटे का काम है वो फॉर एन एग्जाम्पल 30 मिनट्स में या 15 मिनट्स में हो जाता है। तो वही काम होता है एंजाइम का। कैटलिस्ट और एंजाइम के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे, बट अभी के लिए समझो कैटलिस्ट बाहर से हम डालते हैं, लेकिन एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर ही होता है। कैटलिस्ट यूजुअली क्या होता है, अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हाई टेम्परेचर में भी आराम से वर्क कर सकते हैं, पर एंजाइम्स को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर ही चाहिए। उसके ज़्यादा भी नहीं कर सकता, उसके कम भी नहीं कर सकता, लेकिन कैटलिस्ट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर यूज़ कर सकते हैं। एंजाइम्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। अगर वो XYZ प्रोडक्ट को, सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा तो वो उसी को करेगा। कैटलिस्ट थोड़ी वाइड रेंज होती है, तो वो ज़्यादा लोगों को कर सकता है। तो बेसिकली दोनों चीज़ ऑलमोस्ट सेम है समझने के लिए, पर काम अलग अलग करती है। काम भी सेम करती है, पर डिफरेंस है ऐसा। तो बेसिकली हमको अल्टीमेटली क्या करना है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, और उसके इसलिए हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं एंजाइम, जो रिएक्शन है उसको क्विक कर देती है। तो बेसिकली ये प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। मैंने प्रोटीन में भी बताया था आपको क्या होता है, अभी मैं उसकी बात करती हूँ कि प्रोटीन में क्या होता है। सबसे पहले तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, जो ऐसे नॉर्मल होता है, अमाइनो एसिड यानी पॉलीपेप्टाइड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, जो या तो अल्फा फॉर्म भी हो सकता है या तो बीटा प्लीटेड भी हो सकता है। टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक्चुअली वर्क्स एज एन एंजाइम। तो और एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, जिसमें बहुत सारे टर्शरी स्ट्रक्चर मिले हुए होते हैं, ठीक है। दैट ऑल दीज थिंग्स आर नॉट ऑफ अवर कंसर्न अभी के लिए, बट लेकिन टर्शरी स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, एक एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है। जिस भी टर्शरी प्रोटीन के अंदर एक्टिव साइट प्रेजेंट होगी, वो टर्शरी प्रोटीन अपने आप को एक एंजाइम कहलाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्टिव साइट होती है, वहाँ पे क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, वो एक्टिव साइट पे आता है, अपना कुछ गुड़ करके रिएक्शन करता है, और फिर बाहर निकल जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है उतने में। ये होता है एंजाइम का काम। अब वो चाहता तो सबस्ट्रेट से डायरेक्टली प्रोडक्ट बन सकता था, पर वो इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है कि हमारी बॉडी को वो नहीं पवरता है। तो वो एंजाइम की मदद से एक्टिव साइट पे ज्वाइन होता है और फटफट ऐसे रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहली बात तो समझ में आई कि प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। एक और बात उसमें मैं बोल देती हूँ कि मैक्सिमम ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। लिखो, मोस्टली ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस।
लेकिन क्योंकि हम बायो पढ़ रहे हैं इसलिए एक्सेप्शन एग्जिस्ट एवरीवेयर, एक्सेप्ट 2 चीज़, राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस पी। सिर्फ जहाँ पे राइबो वाले आ रहे हैं वही लोग बहुत शैतान बच्चे हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड रिमेंबर। सारे एंजाइम्स प्रोटीनेशियस होते हैं बट लेकिन 2 को छोड़ के, एक राइबोजाइम और एक राइबोन्यूक्लियस पी। राइबो वाले जो भी एंजाइम्स है बाकी होंगे, लेकिन ये वाला जो राइबो वाला एंजाइम है 2, ये बहुत नटखट बच्चे, बहुत नोटी बच्चे, ये मेन प्रोटीनेशियस नेचर को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो प्रोटीनेशियस नेचर वाला टॉपिक हो गया। दूसरा, कैटेलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन। में मैं बता चुकी हूँ, कोई भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन एंजाइम्स के ना फटफट ऐसे क्विक रिस्पॉन्स, क्विक कर देता है रिएक्शन को, टाइम कम कर देता है, तो इसलिए उसको कैटेलाइज करता है। बायोकेमिकल रिएक्शन क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, तो इसलिए बायोकेमिकल। इन अ लिविंग सेल, जो हमारी बॉडी के अंदर है, हम जी रहे हैं, शायद मेंटली नहीं पर फिजिकली तो जी रहे हैं ना। ओके, नो पर्सनल, मतलब इसको पर्सनल मत लेना। नोन एज बायो कैटलिस्ट, यानी कि ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। जो बाहर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं वो तो होते ही है, पर लेकिन एंजाइम्स जो होते हैं उसको ऑर्गेनिक कैटलिस्ट बोलते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक मतलब हमारी बॉडी के अंदर तो बायो कैटलिस्ट, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कैटलिस्ट जिस कैटलिस्ट की तरह काम करता है पर हमारी बॉडी के अंदर। समझे? तो ये एंजाइम का सिर्फ बहुत ऐसे ओवरव्यू है। अब मैंने आपको बोला कि कैटलिस्ट है और एंजाइम है, वो सेम काम करते हैं, बट लेकिन स्टिल जो डिफरेंस है पहले हम उसको पढ़ लेते हैं कि उन दोनों में डिफरेंस एक्चुअली होता क्या है। एक्चुअली तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत ऐसे लिमिटेड, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर अलग अलग चीज़ें होगी, सेम तो हो नहीं सकती, तो इसीलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, ज़्यादा नहीं होगा, बस वो पढ़ते हैं अभी पहले। सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड कैटलिस्ट? पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है, नहीं, पहली बात ये है कि एंजाइम आर लिविंग, कैटलिस्ट नॉन लिविंग, यानी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, और ये आउटसाइड बॉडी। कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं। ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। ये बॉडी, क्योंकि ये बॉडी के अंदर इसलिए लिविंग है, ये बॉडी के बाहर इसलिए नॉन लिविंग है। नेक्स्ट, वर्क्स एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। अब ये जो हमारे एंजाइम भाई साहब है ना, वो बहुत नखरीले हैं कि उनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर ही चाहिए, उसी में ही वो काम करेंगे। अगर तुम एंजाइम लोगे एक डब्बे में, मान लो तुमने एक एंजाइम भर दिया, जो कि मतलब ठीक है, एंजाइम भर दिया और इसका 3 भाग किए, चलो 3 भाग किए, और वो एंजाइम का ऑप्टिमम, हर एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर काम करने का अलग अलग होता है। मान लो आपने एक एंजाइम डब्बे में भरा, 3 डब्बे में भरे एक्चुअली, जिसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए था 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपने उसमें से एक डब्बे को रखा फ्रिज में, एक डब्बे को रखा आपने जलती आग में, ओवन में, ऐसा कहीं रख दिया, और एक आपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर है तो बाहर ही रहने दिया। तो वो तीनों जो एंजाइम्स है उसमें से एक ही एंजाइम काम करेगा जो होगा रूम टेम्परेचर में पड़ा हुआ। जो एंजाइम हम लोग फ्रिज में रख दिए थे वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ने उसका टेम्परेचर बहुत कम कर दिया उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर से। जो एंजाइम हम लोग ने ओवन में रख दिया था वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो हम लोग ने उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया। अब आप एप्पल जो खाते हो, अब आप उसको काटते हो, अब आपने, मान लो आपको इतनी भूख नहीं लग रही, आपने आधा एप्पल खाया, आधा एप्पल आपको अभी नहीं खाना, तो आप 2 चीज़ कर सकते हो। एक तो आप एप्पल किचन में ही रख दो, दूसरा कि आप उसको उठा के फ्रिज में रखो। अब देखो क्या होता है कि हम लोग कोई भी एंजाइम को फ्रिज में रखते हैं, आई मीन एप्पल को फ्रिज में रखते हैं, कोई भी एंजाइम को लो टेम्परेचर पे लेके आते हैं तो वो काम करना बंद हो जाता है। हम जब एप्पल खाते हैं ना तो हम लोग उसको काटते हैं,
तो काटने के बाद बहुत जल्दी वो ब्लैकिश होने लग जाते हैं क्योंकि उसके एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम वो सिमिलर एप्पल को हम फ्रिज में रख दें तो अब उसके एंजाइम्स काम नहीं कर रहे, तो वो ब्लैक नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी तुम एप्पल खाओगे तो तुम्हारी मम्मी बोले कि नहीं खाना तो फ्रिज में रख दो। क्यों फ्रिज में रखना है? ताकि उसके एंजाइम को अभी काम करना रोक देना है। फिर जब तुम ऐसे एप्पल को वापस बाहर निकालोगे तो वापस वो ब्लैक हो जाएगा अगर बाहर निकाल के रख दोगे तो, क्योंकि वो लो टेम्परेचर के बाद जब वापस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आएगा तो वो वापस काम करने लग जाएगा। लेकिन अगर आपने उस एप्पल को ओवन में रख दिया और फिर उसके बाद उसके एंजाइम काम करने बंद हो गए तो फिर उसका वो रिवर्स नहीं हो सकता। इतना याद रखना कि एंजाइम के ऑप्टिमम टेम्परेचर से हम लो लेके जाएंगे तो वापस ऊपर आ सकते हैं, लेकिन अगर हाई लेके जाएंगे तो वो एंजाइम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर उसको वापस रिवर्स नहीं ला सकते। इतना याद रखना। तो अगली बार जब भी आप कोई भी फ्रूट खा के फ्रिज में रखो तो आप समझ जाना कि आप एंजाइम को अभी थोड़ी देर रुक जाओ बोल रहे हो। ठीक है, तो ये टेम्परेचर स्पेसिफिक है कि कोई भी टेम्परेचर पे काम नहीं करेंगे, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही करेंगे। जबकि जो कैटलिस्ट है हमने पढ़ा है कि वो इट ऑल्सो वर्क्स एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे भी काम करते हैं। वर्क्स एट हाई टेम्परेचर। ऑल्सो मैंने बताया कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक, मतलब उसको जो सबस्ट्रेट चाहिए तो वही चाहिए। बहुत नाटक है एंजाइम के, वो दूसरा सबस्ट्रेट ले ही नहीं सकता। लेकिन जो कैटलिस्ट है दे आर नॉट वेरी स्पेसिफिक। ये किसका बना होता है? प्रोटीन का। 3000 बार बोल चुकी हूँ, अब तो बाय हार्ट हो जाना चाहिए। कौन सा प्रोटीन का नहीं बना होता? राइबोन्यूक्लियस पी और राइबोजाइम, राइबोन्यूक्लियस पी और राइबोजाइम। ठीक है, और ये किसका बना होता है? कोई भी इनऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे वो निकल हो सकता है, आयरन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी इनऑर्गेनिक मटेरियल से कैटलिस्ट बना है और ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल है यानी प्रोटीन, उससे बना है एंजाइम। अब एक्चुअली में आप एंजाइम में आपको आगे पढ़ना क्या है, मैं क्या कराने वाली हूँ। एंजाइम क्या होता है कि जैसे हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, चलो उसको बाद में करते हैं। पहले खाना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। काम पहले, फिर बाकी दूसरे काम। आप जो खाना खाते हो उसमें से आपको क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। यानी कि आप क्या खा रहे हो? ग्लूकोज खा रहे हो, लेकिन आपको अल्टीमेटली क्या मिल रहा है? एटीपी यानी कि एनर्जी। तो कैसे मिल रहा है? पहले तो ग्लूकोज से जो ग्लाइकोलिसिस होती है, पूरी साइकिल चलती है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम है, और फिर उसके बाद आगे जो भी बढ़ता है उससे अल्टीमेटली एनर्जी बनती है। तो ये जो इतनी बड़ी प्रोसेस है कि जो आप खाना खा रहे हो, आप तो मस्त खा लेते हो खाना, इसमें क्या है, बट लेकिन फिर उसके बाद जो खाना खाने के बाद सोने वाली नहीं, लेकिन बाद वाली जो एनर्जी होती है ना, क्योंकि हम तो खाना खाने के बाद सो जाते हैं, ऐसा नहीं। खाना खाने के बाद एक्चुअली खाना खाने से एनर्जी मिलती है। तो वो कैसे? वो जो सीरीज ऑफ रिएक्शन है वो एंजाइम्स की मदद से हो रही है। सारी के सारी बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस कराते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, हमें एटीपी मिलती है। समझे इतना? तो ये एक्चुअली एंजाइम का काम होता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, अगर आपने रेस्पिरेटरी पढ़ा हो तो उसमें हम लोग कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम है, उसकी मदद से करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, हम सांस छोड़ते हैं तो सांस कहाँ से? एक्चुअली CO2 निकालते हैं। तो CO2 कहाँ से आ रहा है? टिश्यूज से आ रहा है। टिश्यूज से लेके, मान लो मेरा पैर का टिश्यू है, वहाँ से मुझे लंग तक मैं कैसे लेके जाऊँगी? तो वो एंजाइम की मदद से वो ब्लड में डिसॉल्व करेगा मेरे कार्बन डाइऑक्साइड को और लंग तक लेके आएगा, और फिर उस दूसरे एंजाइम की मदद से उसी एंजाइम की मदद से उसको वापस लंग से बाहर निकालेगा। तो एक्चुअली में किसने काम किया मेरे बॉडी में? एंजाइम ने मेन फंक्शन किया। वो होता ही नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पैर से मेरे लंग तक पहुंचता ही कैसे? नहीं पहुंच सकता। तो बस यही है एंजाइम का काम, जो हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो खाली इंट्रोडक्शन था, आगे थोड़ा सा और भी इंट्रोडक्शन है जो मैं पढ़ाऊंगी, फिर मेनली एंजाइम से स्टार्ट करेंगे। सो ये हिस्ट्री है एंजाइम की। इतना कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा ध्यान देने का नहीं है, पर लेकिन हाँ पूछ सकते हैं पूछना। जैसे बुशनर और कूने पूछ सकते हैं। ये क्या है कि बुशनर ने डिस्कवर किया था एंजाइम को और कूने ने उसका नाम दिया। समनर ने ये बताया कि एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। कैसे? क्योंकि उसने यूरियस को क्रिस्टलाइज किया था। एक था क्रिश्चियन हैंसर जिसने फिसिन डिस्कवर किया था, जो कि चीज़ इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और वो फिसिन रिजेंबल्स रेनिन हमारी बॉडी के अंदर का। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, इसे साइंटिस्ट का नाम है। इट्स जस्ट फॉर यू टू रिमेंबर फॉर एन एज। इतना नहीं तो नहीं पूछते, अगर कुछ नहीं तो ये दोनों याद रख लेना। ठीक है, ये था हमारा हिस्ट्री किसका? एंजाइम्स का।
अब हम करेंगे डायनेमिक स्टेट ऑफ द बॉडी। अब ये जो मैं इनिशियल जो टॉपिक्स ले रही हूँ ना वो उतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग है नहीं, पर लेकिन समझ लो, क्योंकि एक बेस बनता है ना तो आगे जाके फिर मज़ा आता है। क्योंकि आगे हम कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर पढ़ेंगे, जो इतने सारे ग्राफ्स पढ़ेंगे ना, वो समझने में एकदम मज़ा आएगा। तो उधर मज़ा लाना है तो अभी जो बेस है उसको हम लोग फट से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। 10 मिनट की तो बात है, खाली 10 मिनट बोर होना है, क्योंकि बेसिक चीज़ें अभी मैं पढ़ाऊँगी। तो आगे जाके एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो आगे ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी मैं नेक्स्ट बढ़ती हूँ डायनेमिक स्टेट ऑफ द बॉडी पे। ओके, सो द डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो हम बचपन में पढ़ते थे मेटाबॉलिज्म, वो अब क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत सारे लिविंग सेल्स होते हैं या बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में थाउजेंड्स ऑफ, दिस इज नॉट फाइव, दिस इज एस, थाउजेंड्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्वियसली, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं मेटाबोलाइट्स। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, सिंपल, क्योंकि हमारी बॉडी उसी से बनी है, मतलब इतना तो बेसिक है। तो अब क्या होता है कि मेटाबोलाइट्स जो होते हैं उनका एक टर्नओवर होता है। क्या होता है? टर्नओवर, यानी कि वो मेटाबोलाइट्स अपने आप को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते रहते हैं हमारी बॉडी में। तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड टर्नओवर या फिर मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। कोई भी एक चीज़ दूसरे चीज़ में टूट या बन रही है तो वो मेटाबॉलिज्म है। तो वही होता है कि हर एक मेटाबोलाइट का अपना अपना टर्नओवर होता है कि वो एक से दूसरे फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, और जो वो कन्वर्जन होती है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जो कन्वर्जन होती है वो एक सीरीज ऑफ पाथवे से होती है। मतलब यही वाला पाथवे फॉर्म होगा। अगर मुझे ग्लूकोज से लेके पायरुविक एसिड बनाना है तो मैं ग्लाइकोलाइसिस ही करूँगी, मैं उसके अलावा कोई दूसरा और ऑप्शन है ही नहीं। ग्लूकोज से डायरेक्टली पायरुविक एसिड बनेगा नहीं, एक 10 स्टेप का पाथवे होता है जिसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। तो उसे हम जो पाथवे होता है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे। हर मेटाबोलाइट एक प्रॉपर मेटाबॉलिक पाथवे से मेटाबॉलिज्म करता है हमारी बॉडी के अंदर। यही एक रूल है, यही चलता आ रहा है तो यही चलता आ रहा है। और जो भी मेटाबॉलिक पाथवे होता है उसमें एंजाइम्स यूज होता है। तो हमारे अंदर कोई भी रिएक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, एवरी रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी हैज़ अ कैटलिस्ट, बेसिकली एक एंजाइम। तो वो बिना कोई कैटलिस्ट के काम ही नहीं करेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सांस लेने के टाइम वाला, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर पानी में घुलना भी है तो भी उसको एक एंजाइम चाहिए जो कि होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी के टिश्यू से डायरेक्टली लंग्स में नहीं पहुंच सकता है पर ईजी नहीं है, वो नहीं पहुंच सकता। तो क्या होता है, कार्बनिक एनहाइड्रेस की मदद से वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है और उसके बाद हमारे ब्लड के थ्रू लंग्स तक जाता है। और वो किस फॉर्म में जा रहा है? H2CO3 के फॉर्म में। तो वो किसने किया? वो एंजाइम ने किया। मतलब सारे की सारी चीज़ें हमारी बॉडी में एंजाइम के थ्रू ही कैटलाइज होती है। तो बेसिकली हमने तीन टर्मिनोलॉजीज पढ़ी अभी तक। एक मेटाबोलाइट जो कि हर चीज़ होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो एक सीरीज ऑफ पाथवे फॉलो करती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब ये हर जो पाथवे जो फॉलो कर रही है, वो हर मेटाबोलाइट की जो पाथवे है वो एक प्रॉपर रेट के साथ हो रही है, प्रॉपर टाइम के साथ हो रही है। मतलब एवरीथिंग इज़ वेल मैनेज्ड इन आवर बॉडी, और उसी को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक स्टेट ऑफ द बॉडी। यानी कि हर जो भी मेटाबॉलिक पाथवे है, एवरी मेटाबोलाइट दैट फॉलोज अ मेटाबॉलिक पाथवे, तो वो जो मेटाबॉलिक पाथवे है दैट ऑकर्स इन अ प्रॉपर रेट, प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर एवरीथिंग शुड बी मैनेज्ड प्रॉपरली। तो उस वजह से उसका जो हमारी बॉडी का जो स्टेट है वो प्रॉपर डायनामिक स्टेट है। मतलब
सही तरीके से सलीके से वो चल रही है, कोई नालायकी नहीं कर रही है, प्रॉपरली अपने जैसा करना होता है वैसा करिए। आपके और हमारी तरह नहीं, वो एक अच्छे बच्चे की तरह है, एक टॉपर बच्चे की तरह। टॉपर भी नहीं, बहुत अच्छे, एकदम वेल मैनर्ड एंड डिसिप्लिन बच्चा है हमारा बॉडी, ठीक है। तो ये प्रॉपर डायनेमिक स्टेट कर रही है। अब जो मेटाबॉलिज्म है या मेटाबॉलिक पाथवे है वो क्या हो सकता है? दो हो सकता है, एक एनाबॉलिक हो सकता है, ये तो बचपन में ही पढ़ते हैं, और एक कैटाबॉलिक हो सकता है। इतना तो हम पढ़ते ही है ना। दो टाइप के होते हैं पाथवे, तो दो तरीके के पाथवे हो सकते हैं, एक एनाबॉलिक हो सकता है और एक कैटाबॉलिक हो सकता है, ठीक है। एनाबॉलिक पाथवे लिख दो, पाथवे। अब सबसे पहले हम एनाबॉलिक को समझेंगे। एनाबॉलिक पाथवे में क्या होता है? एनाबॉलिक मतलब क्या बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ की फॉर्मेशन होनी चाहिए। ए इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और ए एक कोई भी चीज़ आप स्टार्ट कर दो तो वेल मोटिवेटेड होते हो, तो कोई भी चीज़ टूटी फूटी को भी आप बनाओगे, तो इसलिए फॉर्मेशन ऑफ अ मोर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। सो ए एनाबॉलिक वाला जो पाथवे होगा उसमें क्या होगा? सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में जो फॉर्मेशन होगा वो होगा एनाबॉलिक पाथवे। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल में, ठीक है। अब एसिटिक एसिड कन्वर्ट होगा कोलेस्ट्रॉल में तो बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन ये एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो कन्वर्जन होता है ये इतना इजी नहीं होता कि एसिटिक एसिड चलो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो गया। वो कहाँ पे होता है? लिवर में होता है, और वो एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन करता है जिसको हम लोग बोलते हैं, सीरीज़ ऑफ रिएक्शन करता है तब जाके वो कोलेस्ट्रॉल बनता है। अब ये इतना ज़्यादा जो मेटाबॉलिक पाथवे फॉलो हो रहा है, तो वो है ना एक्चुअली में क्या कर रहा है? छोटे से बड़े में बना रहा है, मतलब फॉर्मेशन कर रहा है, और इसीलिए एनाबॉलिक पाथवे को बोलते हैं बायोसिंथेटिक पाथवे। समझे? कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि एसिटिक एसिड अगर कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होगा तो एक बहुत बड़ा एक लिवर में एक बायोसिंथेटिक पाथवे का पूरा रिएक्शन होता है, पर लेकिन हमको अभी सिर्फ इतना ही करना है, इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एनाबॉलिक पाथवे। कमिंग टू कैटाबॉलिक, तो उसमें इसका अपोजिट होगा, कॉम्प्लेक्स, मतलब कैटाबॉलिक सी तो कॉम्प्लेक्स पहले आएगा। सो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इफ इट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, तो दैट इज कैटाबॉलिक पाथवे। सही है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल, सबसे फेमस एग्जाम्पल, ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू लैक्टिक एसिड। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, लैक्टिक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। एक्चुअली में क्या होता है कि है ना, देखो ग्लाइकोलाइसिस तो हम सबको पता है, नहीं पता तो अभी देख लो। ग्लूकोज से कन्वर्जन होता है पायरुविक एसिड में। एक्चुअली में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो भी ग्लूकोज होता है उससे हमको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी लेने के लिए ना इतनी आसानी से एनर्जी नहीं मिल जाती। पहले वो तीन ऐसे मेटाबॉलिक पाथवे फॉलो करता है। सबसे पहले तो ये ग्लाइकोलाइसिस, जिससे वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। पायरुविक एसिड से एक और होता है जिसमें वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए मैं लिख देती हूँ, और एसिटाइल कोएंजाइम ए एक साइकिल करता है जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। उससे बाहर एक्चुअली में हमको एटीपी मिलती है, सिर्फ इधर नहीं पूरे रिएक्शन में हमको एनर्जी मिलती रहती है। तो ये होता है प्रोसेस हमको ग्लूकोज से एनर्जी पाने का, ठीक है। लेकिन ये अभी हमको नहीं पढ़ना है, इसको यहाँ से ऐसे भूल जाए, सिर्फ मैंने आपको बैकग्राउंड देने के लिए बताया। यहाँ पायरुविक एसिड तक याद रखो। अब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड में। पर जब कोई भी मसल हमारा बहुत विगरसली एक्सरसाइज कर रहा हो, या जैसे कि अगर आप किसी भी दिन रैंडमली उठ के बोलते हैं कि आज तो मुझे जिम करना है, आज से मैं पतला होऊंगा या होंगी, तो उस दिन आप जाके जोश जोश में बहुत सारे ऐसे डंबल्स उठाओगे, क्या बोलते हैं उसको, वेट्स उठाओगे और होशियारी मारोगे सबके सामने, तो तब आप नया बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो, तो वो बहुत विगरस हुआ, तब आपका मसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है।
तो इस वजह से उसको उसके अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया। क्या हो गया? लैक ऑफ ऑक्सीजन। पहला कंडीशन लैक ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा विगरस एक्सरसाइज ऑफ मसल या विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। तो उस टाइम पे क्या होता है, पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। और इसीलिए अगले दिन जब आप सुबह उठते हो तो आपको जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ कंसर्न। पॉइंट ऑफ कंसर्न इज ये ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन है और लैक्टिक एसिड जो है 3 कार्बन है, और यहाँ पे क्या हुआ है, ये कैटाबॉलिज्म हुआ है, कैटाबॉलिक पाथवे हुआ है, जिसमें मैंने पाथवे तो लिखा ही नहीं है। वन मोर पॉइंट कि जो एनाबॉलिक पाथवे है वो क्या है, एनर्जी कंज्यूमिंग है, और कैटाबॉलिक पाथवे में क्या होती है, एनर्जी ऑब्वियसली रिलीज होती है। अब अगर आपको ये याद करने में दिक्कत होती है ना तो मैं आपको बताती हूँ एक मस्त सा तरीका याद करने का। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी एक रिलेशनशिप है, एक लड़का और एक लड़की है। अब आप चाहोगे कि कोई भी जन को रिलेशनशिप में लाना, तो वो दोनों का इंट्रोडक्शन कराना, फिर उसके बाद उसको दोस्त बनाना, या जो भी आप अभी सिर्फ बीच के बंदर हो, आपकी नहीं करानी है, ठीक है ना। तो उसको कराने में अब आपको मेहनत लगेगी, आपको एनर्जी डालनी पड़ेगी उन दोनों को जोड़ने के लिए। लेकिन अगर उन दोनों के बीच में झगड़ा कराना है तो एक कुछ नहीं, उसको एक जाके के बाद बोल दो, उसको एक जाके के बाद बोल दो, फट से झगड़ा हो जाएगा। तो ऐसा ही सेम होता है एनाबॉलिक मतलब जोड़ना। तो तुम दो जन को जोड़ोगे तो उसमें एनर्जी जानी चाहिए, एनर्जी कंज्यूम होती है, तुम्हारी एनर्जी बहुत कंज्यूम होगी अगर तुम दो जन को जोड़ोगे तो। लेकिन एट द सेम टाइम में झगड़ा कराना है तो कुछ एनर्जी ही नहीं लगेगी फट से। इनफैक्ट उन लोगों को झगड़ा कराने के लिए टॉपिक चाहिए ही नहीं, वो तो पहले से ही कुछ भी झगड़ा करेंगे। तो एनर्जी इज़ रिलीज्ड। इस तरीके से आप ये याद कर सकते हो क्योंकि ये आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट मैं बताती हूँ एटीपी के बारे में, उसके लिए मुझे जगह चाहिए तो लिख लो। तो एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये ही मैं एक मिनट, हाँ, अब यही मैं पिछले एक लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जब मैंने न्यूक्लिक एसिड पढ़ाया था। फिर से मैं बताती हूँ एटीपी, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, एक एडिनिन जो कि एक नाइट्रोजनस बेस है, एक पेंटोस शुगर और 3 फॉस्फेट। ये 3 चीज़ आएगी हमको एटीपी बनाने के लिए। जैसे कि यानी कि मतलब एडिनोसिन, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, एडिनोसिन क्या है, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर, दैट इज एडिनोसिन। तो यहाँ पे बनाओ पेंटोस शुगर, 5th कार्बन पे अटैच्ड होगा फॉस्फेट, और इधर 1st कार्बन पे अटैच्ड होता है एडिनिन। एडिनिन इज अ प्यूरिन, तो कार्बन नंबर 1 और नाइट्रोजन नंबर 9 इसके साथ ज्वाइन होगा। लास्ट लेक्चर देख के आना, नहीं तो पढ़ के आना। तो इसके साथ जगह नहीं बची पर ठीक है, इसके साथ 5th कार्बन के साथ ज्वाइन होगा फॉस्फेट बॉन्ड। रुक जाओ, जगह बनाती हूँ। अब बना सकती हूँ ना मैं बढ़िया सा डायग्राम, बड़ा बड़ा। मान लो ये 1st कार्बन है, ठीक है, तो इजी होगा। 1st कार्बन के साथ है एडिनिन C1 और N9, और यहाँ पे 5th कार्बन के साथ है पहला फॉस्फेट। अब देखो एडिनिन प्लस पेंटोस शुगर, ये दोनों मिला के होते हैं न्यूक्लियोसाइड, और इस जो न्यूक्लियोसाइड है उसका नाम है एडिनोसिन, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस का एडिनिन। तो एडिनिन प्लस ट्राइफॉस्फेट यानी 3 फॉस्फेट होने चाहिए। ठीक है, 3 फॉस्फेट हो गए, तो ये बन गया हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें कुछ था ही नहीं। अब एक्चुअली में क्या होता है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये तो बहुत सुना होगा आपने, एनर्जी, करेंसी, बहुत अलग अलग नाम सुने होंगे। तो एक्चुअली में क्या है, कोई भी काम करने के लिए हम लोगों को एटीपी की ज़रूरत होती है। तो एटीपी खर्चना ही पड़ता है। अगर आपको अपना हाथ भी हिलाना है तो भी आपको एटीपी यूज़ तो करना ही पड़ेगा। तो एटीपी इज़ वेरी वेरी क्रूशियल फॉर आवर बॉडी। तो एटीपी एक्चुअली क्या होता है,
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें जो है ना सेकेंड और थर्ड फॉस्फेट है, ये फर्स्ट फॉस्फेट, ये सेकेंड फॉस्फेट, ये थर्ड फॉस्फेट। तो जो सेकेंड और थर्ड फॉस्फेट है ना वो दोनों एकदम हाई एनर्जी बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं। यानी कि जब भी अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है। तो बेसिकली हम जब भी कुछ भी पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, एटीपी से अगर एनर्जी चाहिए तो क्या बनेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यानी कि हमने इस एटीपी में से एक फॉस्फेट निकाल दिया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी अब 2 फॉस्फेट बचे, एक हमने बाहर निकाल दिया। सिमिलरली अगर हमको एडीपी में से भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो हम एडीपी में से भी अगर एक फॉस्फेट निकाल देंगे तो वो एएमपी बन जाएगा, यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। बस इतने तक ही हो सकता है, एडिनोसिन 0 फॉस्फेट कुछ नहीं होता, एक फॉस्फेट तो होना चाहिए। तो जिसको हम लोग बोलते हैं एडिनाइलिक एसिड, अगर लास्ट लेक्चर में पढ़ा वो याद हो तो बेसिकली जो थर्ड और सेकेंड वाला जो फॉस्फेट है वो बहुत हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, जिसको हम अगर तोड़ेंगे तो हाई एनर्जी मिलेगी। तो कोई भी हमारी बॉडी का फंक्शन करने के लिए जो एटीपी की एनर्जी चाहिए वो इसी से ही मिलती है। कौन सा, सेकेंड और थर्ड बॉन्ड तोड़ने से। ठीक है, ये था हमारा एटीपी। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट कंप्लीट होता है। सो डायनेमिक स्टेट के बाद आता है लिविंग स्टेट। हमारी जो बॉडी है वो एक स्टेडी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कैसी है, कांस्टेंट है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी हार्मोन्स है वो कैसे पर एमएल सिर्फ नैनोग्राम्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम। या हर कोई भी और बायोमोलिक्यूल जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है हमारी बॉडी का वो पर्टिकुलर अमाउंट में ही प्रेजेंट है एवरी टाइम। तुम जब भी देखो उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी। दूसरी बात, वो ऑल द टाइम मेटाबॉलिज्म तो कर ही रहे, वो तो रुक ही नहीं रहा है, मेटाबॉलिज्म भी चल ही रहा है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट है। अब हम अगर कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, वो चाहता है कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आए। हम लोग ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है ऐसा कि कोई भी केमिकल या फिजिकल चीज़ है, कोई भी केमिकल या फिजिकल चीज़ है, उसको क्या करना है कि कोई भी इक्विलिब्रियम पे आना है ताकि वो शांत हो जाए। पर हमको क्या पता है कि अगर इक्विलिब्रियम पे आएंगे तो वर्क डन कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारी बॉडी को काम तो करना ही है ना, वो ऐसा तो अफोर्ड कर नहीं सकती कि वर्क डन 0 हो जाए और वो कुछ ना करे। तो इसीलिए वो इक्विलिब्रियम पे आना तो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इसीलिए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट स्टेडी इसलिए क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट है। तुम कभी भी कोई भी मेजर करो, जैसे हीमोग्लोबिन तुम मेजर करो तो ऑल द टाइम तुम्हारा सेम ही आ रहा है, वेरी नहीं कर रहा है, तो इसीलिए वो स्टेडी है। तो सिमिलरली लिविंग स्टेट इज अ स्टेडी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट फॉर द बॉडी टू वर्क। तो ये है लिविंग स्टेट। अब जो भी हमारे केमिकल रिएक्शंस है, क्या केमिकल रिएक्शंस वो 2 तरीके के हो सकते हैं। बेसिक 9th क्लास की केमिस्ट्री है, एक केमिकल हो सकते हैं और एक फिजिकल हो सकते हैं। फिजिकल में क्या हो सकता है, या तो चेंज इन शेप, या तो चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। साधारण भाषा में कोई भी फिजिकल रिएक्शन का अगर मैं बात करूं तो वो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ये है फिजिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री 9th स्टैंडर्ड की। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, वो जिसमें बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, बन रहे हैं, कुछ काम धंधा हो रहा है ऐसा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम लोग बेसिक जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ले लेते हैं। NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। बेसिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, पर ये एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। Cl यानी केमिकल रिएक्शन, इसमें सिर्फ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। लेकिन अगर सिमिलरली मैं स्टार्च को कन्वर्ट करूँगी ग्लूकोज में
तो वो एक ऑर्गेनिक हो गया, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ हो रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। तो ये केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस है। अब मैंने जो आपको वो बताया था कार्बन डाइऑक्साइड वाला और ग्लूकोज वाला, ग्लाइकोलाइसिस वाला, कि कहाँ कहाँ पे हम लोग एंजाइम देखते हैं, तो हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। कौन से तो एग्जाम्पल पढ़े थे हमने? सबसे पहला हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्विंग इन वाटर। इसमें कौन सा एंजाइम चाहिए? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसमें क्या होता है देखो, अगर मैं मान लूँ, इस एक्चुअली में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से बोलूँ, कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी टिश्यू में से अगर लंग्स में पहुँचना है तो डायरेक्टली ऐसे एज अ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जा सकता। वो क्या करता है, ब्लड के अंदर जो वाटर होता है H2 होता है, उसके साथ कंबाइन होता है और H2CO3 के फॉर्म में पूरे लंग्स तक पहुंचता है, और फिर वहाँ पे लंग्स में पहुंचने के बाद वो वापस सेम अपोजिट रिएक्शन जाती है, CO2 बनता है और सांस जो बाहर छोड़ते हैं वो CO2 बाहर निकल जाता है। अब अगर मैं चाहूँ कि ये रिएक्शन में मुझे एंजाइम यूज़ ही नहीं करना, ये मेरी इच्छा है, तो इन प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ एंजाइम और इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम क्या क्या चीज़ें होगी। अगर एंजाइम हमने नहीं यूज़ किया तो 1 घंटे में 10 H2CO3 बनेंगे, लेकिन अगर हम लोग एंजाइम यूज़ करते हैं तो 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज होगा H2CO3 का बनने का, यानी कि कितने बनेंगे? 600,000 H2CO3 इन 1 आवर। पहले सिर्फ 10 बन रहे थे, अब हमने सिर्फ क्या किया, एक एंजाइम डाल दिया अंदर, एक बायोकैटलिस्ट डाल दिया, जिससे अब इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है H2CO3 का फॉर्मेशन। मतलब कितना ज़्यादा मैजिकल होता है एंजाइम। अब एक और चीज़, हम लोग ने ग्लूकोज का पढ़ा था, हम कुछ भी खाना खा रहे हैं मतलब ग्लूकोज खा रहे हैं। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस की मदद से कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। इतना तो समझ में आता है, ये भी 3 बार बोल चुकी। अब वो पायरुविक एसिड जो है वो आगे जाके उसके पास 3 रास्ते मतलब वैसे रास्ते नहीं। पहला तो कि हम लोग पहला मान लेते कि नॉर्मल एरोबिक कंडीशन से, तो क्या होगा, एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल को एंजाइम में क्रेब्स साइकिल करेगा और CO2 और H2 बनाएगा, और इस पूरे प्रोसेस में ATP निकलेगी, और वो जो ATP होगी वो हमको एनर्जी में काम आएगी। अब अगर एनारोबिक कंडीशन है, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो मैंने क्या बोला, क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। ठीक है, एक एसिटाइल को एंजाइम है, एक लैक्टिक एसिड। अब ईस्ट के अंदर भी एनएरोबिक कंडीशन होती है, और उसमें ईस्ट में क्या होता है कि पायरुविक एसिड से बनता है इथेनॉल। ये किस में हो रहा है, सिर्फ ईस्ट में हो रहा है, और ये हम ह्यूमन बींग्स में हो रहा है। तो ये सारे जो प्रोसेस है ये सब किससे होते हैं, एंजाइम्स के थ्रू होते हैं। तो और इसमें कुछ डिटेल ऐसा कुछ है नहीं, बस मैं बता रही हूँ कि ओरिएंटेशन दे रही हूँ एंजाइम का। सो अब नेक्स्ट हम इसके बाद चालू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। अब जो पहली इनिशियल प्रॉपर्टीज है वो सबको पता है, लिविंग है, प्रोटीनेशियस है, पहले स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच पे काम करता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक पीएच, फिर उसके बाद हाईली एफिशिएंट, मतलब बढ़िया से एकदम काम करता है, वेरी स्पेसिफिक। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं सुक्रेस की बात करूं तो वो क्या करता है, सुक्रोज को कन्वर्ट करता है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में, लेकिन सुक्रेस एंजाइम लैक्टोज पे एक्ट नहीं कर सकता या कोई दूसरे पे एक्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज पे एक्ट करेगा। इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है,
क्योंकि एक्सेप्शन एग्जिस्ट एवरीवेयर। एक्सेप्शन क्या है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या कि वो एंजाइम होते हैं जो एनिमल एज वेल एज प्लांट प्रोटीन पे एक्ट कर सकते हैं, दोनों एनिमल और प्लांट प्रोटीन पे एक्ट कर सकते हैं, ऐसे होते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। रेदर देन दैट मैक्सिमम 99% ऑफ द एंजाइम्स आर लाइक कि वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक अपने ही काम के सबस्ट्रेट पैक करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब कैसे करते हैं एक्चुअली? वो करते हैं, सबसे पहले क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट विल बाइंड टू एक्टिव साइट। एंजाइम के एक्टिव साइट पे वो बाइंड होता है, ठीक है। वो बाइंड हुआ तो उसके बाद फॉर्म होती है एक ट्रांजिएंट फेस। ट्रांजिएंट फेस यानी कि ऐसा फेस जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट एक्टिंग या शॉर्ट लिविंग है, इसे थोड़े से टाइम के लिए रहता है। फिर उसके बाद जाता है ट्रांजिशन फेस, जो कि चलो मैं आगे बताऊंगी, इसको अभी रहने देते नहीं तो मिक्स होगा। शॉर्ट एक्टिंग होगा, फिर उसके बाद में जाके ये कुछ ऐसा रिएक्शन करेगा, कुछ ऐसा करेगा जिससे बॉन्ड्स जो है तोड़ेंगे, जुड़ेंगे या कुछ भी होंगे। तो इन शॉर्ट केमिकल रिएक्शन कुछ करेगा। ये जो ट्रांजिएंट फेज है दैट इज ES, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कुछ फिर बाद में केमिकल रिएक्शन कुछ करेगा, ब्रेक करेगा बॉन्ड्स को, नए बॉन्ड्स जोड़ेगा और फिर फाइनली क्या करेगा? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। वो क्योंकि अब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है केमिकल रिएक्शन के थ्रू। फिर उसके बाद क्या होगा? प्रोडक्ट क्या है? रिलीज होगा फ्रॉम एक्टिव साइट और अपना प्रोडक्ट तो बन गया। अब एंजाइम वापस फ्री हो गया, नया सबस्ट्रेट बनाएगा। इसका मैं डायग्रामेटिक फॉर्म बताती हूँ। सो इसमें देखो, ये हमारा एंजाइम है। इसमें क्या हुआ? सबस्ट्रेट आया, सबस्ट्रेट ने एंजाइम के साथ बाइंड किया तो फिर बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब सबस्ट्रेट एंजाइम पे बाइंड होता है ना, तो एंजाइम अपने आप को सबस्ट्रेट के हिसाब से फिक्स कर लेता है, सबस्ट्रेट को अटैच कर लेता है। फिर उसके बाद जो केमिकल रिएक्शन चलेगी उसमें फिर आगे बनेगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वो प्रोडक्ट फिर बाद में आगे चला जाएगा और फिर अब हमारे पास खाली एंजाइम वापस बच गया कि वो वापस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करे। ऐसा होता है हमारा एंजाइम का काम करने का तरीका। इसके बाद अब फाइनली हम ग्राफ के साथ चालू करते हैं, जो मैंने इनिशियली बोला था। अब पहला ग्राफ अभी शुरू करते हैं। ये है पोटेंशियल एनर्जी y एक्सिस पे और x एक्सिस पे है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। सो एक्चुअली में क्या होता है? जो हमारे पास सबस्ट्रेट है, ठीक है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। तो सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ बाइंड होता है तो वो करने के लिए, एंजाइम के साथ बाइंड होने के लिए, केमिकल रिएक्शन करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी पॉजिटिव में गई, बहुत सारी एनर्जी चाहिए। जब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है तब फिर वो रिएक्शन करता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर फाइनली क्या बनता है? प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट बनने की एनर्जी इज लेस देन सबस्ट्रेट की एनर्जी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन सबस्ट्रेट, पहली बात। दूसरी बात, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं नेगेटिव जो होती है वो एक्सोथर्मिक यानी एनर्जी रिलीज हो रही है, और पॉजिटिव जो है वो, मान लो अगर मेरा ग्राफ ऐसे बनता जहाँ पे सबस्ट्रेट नीचे प्रोडक्ट ऊपर होता तो वो एंडोथर्मिक था।
क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी हम लोगों को देनी पड़ रही है, इसको एक्स्ट्रा, ये ऊपर जा रहा है, मतलब प्रोडक्ट बनने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। अगर ये नीचे हो, जैसा कि ये वाला ग्राफ है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक। तो अल्टीमेटली ये एंजाइम का जो रिएक्शन है वो क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये तो है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, किसकी? इस एंजाइम की। इसको सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज विदाउट एंजाइम। ठीक है। अब अगर मान लो इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने एक एंजाइम ले लिया। तो एंजाइम का क्या फंक्शन होता है कि इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में से क्विकली करे कन्वर्ट। तो इसको करने के लिए जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में जाता है ना, उसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कम यूज होती है। सो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। अब एक्टिवेशन एनर्जी इसमें कम चाहिए, विदाउट एंजाइम में ज़्यादा एनर्जी चाहिए एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अल्टीमेटली ये एक्सोथर्मिक है, लेकिन पहले तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तब तो जाके वो एक ट्रांजिशनल फेज बनाएगा। ट्रांजिएंट फेज के बाद बनता है। मैंने आपको ES कॉम्प्लेक्स बताया था, ट्रांजिएंट फेज है, उसके बाद आता है ट्रांजिशनल फेज। तो क्या होता है, सबस्ट्रेट से लेकर के प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो पहले ये सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ जाके बाइंड होगा एक्टिव साइड पे, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी बहुत सारी। अगर बिना एंजाइम हो तो ज़्यादा देनी पड़ेगी, नहीं तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एक ऐसे लेवल पे आएगा जिसको बोलते हैं ट्रांजिशनल फेज। उसके बाद वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा और तब एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। समझे इतना? अगर ये एंजाइम के साथ हो तो एक्टिवेशन एनर्जी छोटी होती है, एंजाइम के बगैर हो तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसको अल्टीमेटली एंजाइम का काम क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम रखना ताकि क्विकली प्रोडक्ट बने और प्लस मोर एफिशिएंटली बने। ज़्यादा एनर्जी उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ज़्यादा अच्छा काम है ना अगर कम एक्टिवेशन एनर्जी से भी प्रोडक्ट बन रहा है तो यही होता है एंजाइम का काम। पहला क्या, एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत कम कर देता है। ठीक है, तो इसी के साथ मेन काम हम लोगों का कंप्लीट नहीं, मेन काम हम लोगों का बाकी एक्चुअली, जो आगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स, टेम्परेचर, पीएच, वो सब पढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे। इस लेक्चर को मैं अभी यहीं एंड करती हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।